हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक सीपीयू शेड्यूलिंग का एल्गोरिथम का। एफसीएफएस हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट। तो शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट का कहता है कि हमारे पास जितने भी अवेलेबल प्रोसेस हैं, सीपीयू उसी को असाइन होगा जिसका स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम होगा। ठीक है, तो ये दो तरीके से काम कर सकता है। पहला तो नॉन प्रिम्प्टिव, दूसरा प्रिम्प्टिव। ठीक है, नॉन प्रिम्प्टिव क्या बोलता है कि जब हम एक प्रोसेस रन कर रहा होगा तो वो प्रिम्प्ट नहीं करेगा जब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता। उससे पहले वो प्रिम्प्ट नहीं करेगा। उसके बाद वो चेक करेगा क्या अभी तक उस ड्यूरेशन के पीरियड टाइम पे कोई कम प्रोसेस उससे कम प्रोसेस जो आया है उसे एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद वो चेक करेगा। पर प्रिम्प्टिव क्या करता है, वो अपने एग्जीक्यूशन होते टाइम पे भी बार बार चेक करता रहता है हर एक यूनिट एग्जीक्यूट करने के बाद क्या उससे कोई छोटा प्रोसेस आया है। अगर आ जाता है तो वो उसे चांस देगा। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, बेसिकली ये ऑप्टिमल और गारंटी करता है कि मिनिमम एवरेज टाइम हमें दे और ये हमें मैक्सिमम थ्रूपुट देता है। बस इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि जो लॉन्गेस्ट प्रोसेस होता है जिसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा होता है वो स्टार्वेशन कंडीशन में चला जाता है। दूसरी चीज़, इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें एडवांस में किसी भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम नहीं पता होता है। ठीक है, तो हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, SRTF का, इसमें 5 प्रोसेस हैं, P1 P2 P2 P3 P4 P5। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे तो हमें देखेंगे कि P4 का हमें अराइवल टाइम 0 दिया गया है। तो हमने पहले P4 प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया। P4 प्रोसेस 1 यूनिट तक एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद उसने चेक किया कि उससे कम प्रोसेस तक है। 4 और 6 में कंपैरिजन करेंगे तो 4 हमारा कम यूनिट है। तो हमने P2 को रन किया, P4 हमारा प्रिंट हो गया। अब हम P2 प्रोसेस को रन कर रहे हैं। ठीक है, अब जब P2 प्रोसेस रन हो गया 2 यूनिट तक, 1 से लेके 2 यूनिट तक, 2 यूनिट पर उसने चेक किया कि उसके पास P5 प्रोसेस है और P2 प्रोसेस है। अब जब ये 1 यूनिट रन हो गया है तब ये हमारा बचा 3 और P2 भी हम P5 प्रोसेस भी हमारा 3 है। तो हमें क्या एग्जीक्यूट करेंगे, जब हमारा टाई ब्रेक होता है तो हम वो प्रोसेस रन करते हैं जिसकी प्रोसेस ID कम होती है। तब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, P2 को रन कर रहे हैं। P2 को हमने 3 तक रन करा। ठीक है, जब हमने P2 को 3 तक रन कर लिया तो हमारे पास क्या है, P1 प्रोसेस है, P5 प्रोसेस है एंड P2 प्रोसेस है। अब P2 हमारा जो बचा, 2 यूनिट रन होने के बाद हमारा P2 बचा है। तो हमें आगे जब P2 पे काम करेंगे तो P2 को हम ये चेक करके चलेंगे कि P2 हमारे पास 2 है। ठीक है, अब हमारे पास ये P4 जो है वो 5 है। ठीक है, ये हमें फर्दर कंसिडरेशन करना है। अब जब हमारे पास P3 रन कर रहे हैं तो हमारे पास P3 हमारा थ्री टाइम पे हम क्या करेंगे, P1 प्रोसेस को रन करेंगे क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम 1 है। तो 3 से 4 हमारा P1 रन हो गया और हमारा इतना टास्क कंप्लीट हो गया। अब हमें आगे क्या चेक करना है, ये कंप्लीट हो चुका है, ये प्रोसेस हमारा 2 बचा है, ये कंप्लीट हो चुका है, ये प्रोसेस हमारा 2 बचा है। ठीक है, P4 हमारा 5 बचा है। ठीक, अब हमारे पास है क्या, P4 टाइम ड्यूरेशन पे। अब हमारे पास ये 4 प्रोसेस है। ठीक है, तो बर्स्ट टाइम सबसे कम किसका है, ठीक है, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, P2 भी 2 है, P3 भी 2 है। तो हम किसे रन करेंगे, P2 को रन करेंगे क्योंकि हमारा जब हमारे पास टाई ब्रेक होता है तो जिस प्रोसेस ID की कम यूनिट होती है हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने अब P2 को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, P2 को 4 से 6 तक। अब हमारा P2 का जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। P2 4, उसका जो बर्स्ट टाइम 4 था, 4 यूनिट पूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास प्रोसेस क्या है, P3 है, P4 है, P5 है। ठीक है, तो P3 की कम है तो हमने P3 को एग्जीक्यूट किया, P3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब P5 और P4 में P5 की कम है तो हमने पहले P5 एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद हमने P4 को एग्जीक्यूट किया। इस तरीके से हमारे सारे प्रोसेस रन हो गए। अब हमें निकालना है TAT और वेटिंग टाइम। ठीक है, TAT हमारा क्या कहता है, TAT हमारा होता है एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम और वेटिंग टाइम होता है TAT मतलब टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो हमने सारे प्रोसेस जो हमारे P1 P2 P3 P4 P5 थे उनका एग्जिट टाइम लिखा और हमने TAT टाइम कैलकुलेट किया। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारा जो P1 प्रोसेस है वो एंटर हुआ था हमारा 0 पे, पर इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है
16 पे, तो 16 माइनस 0 इज 16। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं P2 प्रोसेस की। P2 प्रोसेस 1 पे आया था और इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है P2 प्रोसेस का 6 पे, तो 6 माइनस 1 इज 5। अब बात करते हैं P5 प्रोसेस जो कि 2 पे आया था। P5 प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है 11 पे, तो 11 माइनस 2 इज 9। अब हमारा P1 प्रोसेस आया था 3 पे, पर इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है P1 प्रोसेस का, आप देख सकते हैं 4 पे, तो 4 माइनस ऑफ 3 इज 1। अब बात करते हैं हमारा P3 प्रोसेस जो कि 4 पे आया था, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है 8 पे, दैट इज 8 माइनस 4 इज 4। अब हमारे पास क्या निकल के आ गया, टर्न अराउंड टाइम सारे प्रोसेस का रन निकल के आ गया। अब हमें निकालना है वेटिंग टाइम। ठीक है, तो सिंपलर है, टर्न अराउंड टाइम माइनस ऑफ बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 प्रोसेस हमारा है 1। ठीक है, और वेटिंग टाइम है हमारा सॉरी बर्स्ट टाइम है 1, तो 1 माइनस 1 इज 0। ठीक है, P2 प्रोसेस का TAT है 5, उसका बर्स्ट टाइम है 4, 5 माइनस 4 इज 1। P3 प्रोसेस का TAT है 4 और उसका बर्स्ट टाइम है 2, 4 माइनस 2 इज 2। P4 प्रोसेस का TAT है 16 और बर्स्ट टाइम है 6, 16 माइनस 6 इज 10। अब बात करते हैं P5 प्रोसेस का, इसका 9, 9 माइनस 3 इज 6। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब एवरेज TAT और एवरेज वेटिंग टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम माने जा रहे हैं SJF। ठीक है, हमारे यहाँ प्रोसेस दे रखा है P1, P2, P3, 4, 4, 5, इसका अराइवल टाइम दे रखा है, सब बर्स्ट टाइम देखा। अभी हमें इस पे नहीं करना है, इस पे हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले इन दोनों को लेके हम ग्रांड चार्ट बनाएंगे। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि 0 पे कोई प्रोसेस नहीं था, 1 पे प्रोसेस आया P1, तो हमने पहले P1 को एग्जीक्यूट किया। अब हमने क्या बात की थी कि SJF नॉन प्रिम्प्टिव होता है, तो वो पहले अपना पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। बर्स्ट टाइम 7 है, तो 1 + 7 8 तक उसने पूरा अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट किया। उसके बाद उससे चेक किया कि उससे कम प्रोसेस का कोई है, तो यहाँ पर उसने देखा कि 2 है P3 प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम 2 है, तो उसने पहले P3 एग्जीक्यूट किया। उसके बाद उससे बर्स्ट टाइम कम वाला है P2, तो उसने P2 को एग्जीक्यूट किया। फिर उसके बाद उसने P5 को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद उसने P4 को एग्जीक्यूट किया। सिंपल। अब हमने हर प्रोसेस का एग्जिट टाइम यहाँ लिख सकते हैं कैलकुलेट करके। ठीक है, तो P1 प्रोसेस का हमारा एग्जिट टाइम है 8, P2 का है हमारा 13, P3 का है हमारा 10, P4 का है हमारा 31, P5 का है 21। हमने लिख दिया एग्जिट टाइम। उसके बाद हमें निकालना है इनका टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम हमने पहले ही आपको बताया था, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, एग्जिट टाइम माइनस ऑफ अराइवल टाइम। सिंपल, हमें निकालते चले जाएंगे। ठीक है, तो 8 माइनस ऑफ 1 इज 7, 13 माइनस 3 इज 10, 10 माइनस 6 इज 4, 13 माइनस 7 इज 24, 21 माइनस 9 इज 12। अब हमें निकालना है वेटिंग टाइम, दैट इज टर्न अराउंड टाइम माइनस ऑफ बर्स्ट टाइम। तो 7 माइनस 7 is 0, 10 minus 3 is 7, 4 minus 2 is 2, 24 minus 10 is 14, 12 minus 8 is 4। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, तो हमें क्या निकालना होगा, एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो और इसे अच्छे से आप प्रिपेयर